Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से. देखिए एनसीईआरटी की साइंस की क्लासेस मैंने आप लोगों की स्टार्ट करी हुई हैं, जिसमें से 6th क्लास में आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ. आज हम लोग यहाँ पर 7th क्लास करने वाले हैं, जिसके 2 चैप्टर हम लोग आज की क्लास में करेंगे. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही चैप्टर जो हैं वो पोषण से रिलेटेड हैं. पादपों में पोषण किस तरीके से होता है, दूसरा जो प्राणी है प्राणियों में पोषण किस तरीके से होता है. तो देखिए दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट और सेकंड चैप्टर यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं. देखिए ये जो टॉपिक होता है ये आप लोगों का हर एक एग्जाम में, जो भी आप लोगों की आने वाली मेन वैकेंसी है, चाहे वो सुपर टेट हो, रीट का एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी आप लोगों की जो वैकेंसी आने वाली है, सब में ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साइंस में. ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे, आराम से चीज़ों को देखेंगे किस किस तरीके से चीज़ें आप लोगों से पूछी गई हैं. जो इससे अगला चैप्टर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारा डाइजेशन से रिलेटेड कि जो मानव शरीर है उसमें डाइजेशन किस किस तरीके से होता है, जंतुओं में किस तरीके से होता है, तो वो सब चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के होने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक क्लास को देखिएगा. स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास से. तो देखिए फर्स्ट जो चैप्टर यहाँ पर है जिसका नाम है पादपों में पोषण. तो देखिए पादपों में जो पोषण है वो किस तरीके से होता है. फर्स्ट देखिए अगर हम बात करें पोषक की, तो देखिए पोषक क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को 6th क्लास में भी ये पढ़ाया है. पोषक किसको कहते हैं, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक हैं. भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं. नेक्स्ट है देखिए पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है. नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर स्वपोषी. देखिए स्वपोषी किसको कहा जाता है, तो देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं. देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो जीव हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वपोषी. जैसे पादपों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये अपना जो खाना है ये खुद से बनाते हैं. किसकी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो पेड़ पौधे हो जाएंगे ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है विषम पोषी. विषम पोषी किसको कहा जाता है, तो देखिए विषम पोषी वह विधि होती है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग मानव की अगर हम लोग बात करें तो मानव क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं. हम लोग सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हम किस पे निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, जानवरों पर निर्भर हैं, जो नॉनवेज खाते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये होता है आपका विषम पोषी, जो दूसरे जीवों पर या दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो जाता है आपका मानव या फिर कोई भी जानवर. ठीक है, ये क्या हो जाता है, विषम पोषी हो जाते हैं. अब देखिए विषम पोषी भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं. पहली अगर हम बात करें तो देखिए विषम पोषी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होता है आपका मृत जीवी. मृत जीवी कौन से कहे जाते हैं, तो देखिए जो जीव किसी मृत या फिर विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं. ठीक है, जो अपना भोजन किससे, मृत या फिर जो विघटित जैविक पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं. जैसे अगर हम बात करें देखिए मशरूम हो जाता है, कवक, ठीक है, जिसको हम फफूंदी कहते हैं, फंजाई, ये क्या होते हैं, ये मृत जीवी होते हैं. नेक्स्ट है देखिए परजीवी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, परजीवी. एक ऐसा पौधा होता है जो अपनी कुछ या सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को दूसरे जीवित पौधों से प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं परजीवी. जैसे अमरबेल. देखिए अमरबेल जिस भी पौधे पर आ जाती है वो क्या करती है, उस पौधे को नष्ट कर देती है. ठीक है, वो जितना भी पोषण होता है दूसरे पौधे का या दूसरे जीवित पौधे का उससे प्राप्त कर लेती है अपना भोजन. ठीक है, तो कौन से होते हैं, परजीवी वो पौधे होते हैं जो अपनी कुछ या फिर सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं दूसरे जीवित पौधों से प्राप्त करते हैं. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमरबेल. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है देखिए वो है कीटभक्षी. कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है, देखिए ये क्वेश्चन आपका ईवीएस में भी बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, मोस्टली हर बार पूछा ही जाता है, जिसको हम घट पढ़नी या फिर पिक्चर प्लांट बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आता है. तो देखिए कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं, ऐसे पादप कीटों और दूसरे जीवों को खाकर जो पोषण प्राप्त करते हैं ऐसे कीटभक्षी पादप कहलाते हैं. जैसे कि पिक्चर प्लांट जो क्या करते हैं, जीवित पौधों को खाते हैं. ठीक है, कीट हो पादप हो उनको खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको बोला जाता है कीटभक्षी पौधे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है रंध्र. रंध्र किनको कहते हैं, तो देखिए रंध्र जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, तो देखिए पौधों के पत्तों और तनों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं. इन्हें स्टोमेटा भी कहा जाता है. रंध्रों के जरिए पौधे और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है.
ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। तो देखिए रंध्र किसको कहते हैं, तो जो ये रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके द्वारा ही पौधे और वायुमंडल के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रंध्र की वजह से ही होता है। रंध्र जो होता है देखिए दीर्घवृत्तीय छिद्र होते हैं, इनके दोनों तरफ वृत्ताकार द्वार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कोशिकाएं, देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर पॉइंट दिया गया था कोशिकाओं से रिलेटेड। तो देखिए आपने देखा होगा कि इमारतें जो होती हैं वो ईंटों से बनी होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो सजीवों का शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसको कोशिका कहते हैं। तो आपने देखा होगा देखिए छोटी छोटी जो ये होती हैं इकाइयाँ होती हैं, ये क्या बनाती हैं, देखिए कोशिका, ठीक है, कोशिका कहलाती हैं। इनसे मिलकर क्या होता है, सजीवों का शरीर बना होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कोशिकाओं को, देखिए जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर केंद्रक भी होता है। इसके अलावा देखिए केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो देखिए कोशिका क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होती है। तो देखिए ये क्या होती है, एक सजीवों का सूक्ष्म इकाइयों से बनी हुई क्या होती है, कोशिका कहलाती है, ठीक है, जिससे हम लोगों का शरीर बना हुआ होता है। ये चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, हमारा शरीर बनाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी इकाइयाँ जिनको हम कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, इसके अलावा झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी कोशिका की संरचना हो गई है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। अगर यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो आप लोग बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसको कहा जाता है, तो देखिए पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, अब देखिए क्लोरोफिल का यूज़ कहाँ पर होता है, जो हरा वर्णक होता है पौधों में, इसको कहा जाता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो आप लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हरे पौधे अपना जो भोजन है वो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। देखिए काफ़ी बेसिक से चीज़ें हम लोगों को पता चल जाती हैं, 6th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसे होता है। तो देखिए जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जिसमें सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन यहाँ पर होती है। तो देखिए ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हम लोगों के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो क्रिया होती है क्या कहलाई जाती है, ये कहलाई जाती है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की सहायता से ही जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है सहजीवी संबंध। देखिए सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध किसको कहा जाता है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। तो सहजीवी संबंध क्या होता है, जिसमें जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ रह करके अपने पोषक तत्व और आवास का साझा करते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल और पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाता है, सहजीवी संबंध कहलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है लाइकेन। लाइकेन किसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए लाइकेन क्या होता है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए इनमें एक तो होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक, ठीक है। लाइकेन जो होता है वो जीवित जीव है जो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं और सहजीवी संबंध में रहते हैं। तो देखिए जो कवक और शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं, लाइकेन जो है इन जीवित जीवों से मिलकर बना होता है और इनके बीच में जो संबंध होता है वो कैसा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध में 2 जीव एक दूसरे के लिए लाभकारी तरीके से कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शैवाल। शैवाल क्या होते हैं, तो देखिए आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवकंपी कई काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहा जाता है। देखिए काई जो आप लोगों ने देखी होगी, घर में भी लग जाती है टेरेस पे, ठीक है, ईंटों पे लग जाती है, दीवारों पे भी लग जाती है, तो ये क्या होती है, ये शैवाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कवक।
कवक या फिर जिसको हम बोलते हैं फफूंदी। ठीक है, आपने देखा होगा जो अचार के डब्बे हैं, कभी कभी आपने अचार देखा होगा, अचार के अंदर क्या होती है, फफूंदी लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। अब देखिए, कवक या फफूंदी एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े या फिर अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में ही उगते हैं जो नम और उष्ण हो। ठीक है, तो ये कौन से स्थानों पर होते हैं, जो जहाँ की जो वायु है वो क्या होती है, नम या फिर उष्ण होती है, वहीं पर कवक उगती है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, तो देखिए राइजोबियम किसको कहा जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं राइजोबियम। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसको कहा जाता है राइजोबियम। तो देखिए ये जो चैप्टर था आपका, पादपों में पोषण किस तरीके से होता है, स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, ये सारे पॉइंट्स थे जो आपके पादपों से रिलेटेड थे, जो मैंने आप लोगों को करा दिए। अब देखिए हर एक जो नई बुक आप लोगों की आई है एनसीईआरटी की, उसमें हर एक चैप्टर के लास्ट में समरी दी गई है। तो ये समरी भी हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इन शॉर्ट इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए अथवा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। नेक्स्ट है, हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, कवक जो है वो अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया, देखिए कवक क्या है, तो कवक है मृतजीवी कहलाते हैं। इसके अलावा जो अमरबेल है वो क्या होती है, परजीवी पादप कहलाते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें विषमपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये की पॉइंट्स थे जो आज के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे प्राणियों में पोषण। तो देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर हो सकता है आपका, क्योंकि देखिए डाइजेशन की से रिलेटेड, पाचन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं पाचन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, पाचन किसको कहा जाता है। ठीक है, भोजन को, देखिए फर्स्ट पॉइंट है, भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद जटिल पोषक तत्वों को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। तो देखिए पहला क्या है कि पाचन किस तरीके से होता है, तो देखिए सबसे पहले जो भोजन होता है, भोजन को छोटे छोटे घटकों में हम तोड़ते हैं। ठीक है, प्रक्रिया इस तरीके से होती है। इस प्रक्रिया में जो भोजन होता है, भोजन में मौजूद जो जटिल पोषक तत्व होते हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि शरीर इन्हें अवशोषित कर सके। तो देखिए जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलाव जो है वो आवश्यक है, और इसी प्रक्रम को पाचन कहा जाता है। जब जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं जब वो सरल पदार्थों में टूटते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम पाचन, डाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए जो हम लोगों का पाचन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, तो मुख से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, हमारी गुदा पर जाकर के ख़त्म होता है। ठीक है, इस नली को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए मुख गुहिका, सेकंड आ जाता है ग्रसिका जिसको हम ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, भोजन नली, थर्ड होता है अमाशय, फोर्थ आ जाता है छोटी आंत जिसको हम शुद्रांत्र भी बोलते हैं, प्रदांत जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं जो मलाशय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और लास्ट होता है गुदा। ठीक है, तो एक एक करके देखिए इन 6 के 6 पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है मानव शरीर में जो पाचन है वो प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस
पिक्चर के थ्रू देखें तो देखिए जो हमारा लोगों का पाचन है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहिका से शुरू होता है। ठीक है, मुख गुहिका से शुरू होता है। ये क्या होती है, आहार नाल होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। तो देखिए जो नाल होती है इसको क्या कहते हैं, नली को ग्रसिका कहा जाता है। ठीक है, अब इस ग्रसिका जो खाना है वो कहाँ पर जाता है, वो हमारे पेट में अमाशय में जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर यकृत में भी जो पित्त रस है वो स्रावित होता है। तो इन सब चीज़ों को देखिए हम नीचे देखेंगे किस किस तरीके से जो प्रक्रिया है वो हम लोगों के यहाँ पर स्टार्ट होती है। छोटी आंत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बड़ी आंत में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मलाशय जो एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, खाद्य पदार्थों का जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उनका एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी भाग जो होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र, देखिए पाचन तंत्र का निर्माण, डाइजेशन सिस्टम का निर्माण किस तरीके से होता है। तो देखिए पाचन रस जो होता है जटिल पदार्थों को देखिए सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल और उससे संबंधित जो ग्रंथियां हैं मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। पाचन जो रस है, देखिए पाचक रस स्थापित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आती है वो होती है लाला ग्रंथि, दूसरी होती है यकृत। ठीक है, और जो थर्ड होती है वो होती है आपकी अग्नाशय। ठीक है, कौन सी हो जाती है, अग्नाशय पैनक्रियाज। तो देखिए यहाँ पर 3 हैं जो किसको, पित्त रस को स्रावित करती हैं, लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। फर्स्ट देखिए यहाँ पर देखते हैं जो प्रक्रिया हम लोगों की स्टार्ट होती है पाचन की, मुख या फिर मुख गुहिका से। ठीक है, अब देखिए मुख गुहिका में सबसे पहले क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को अंदर लेते हैं अपने। देखिए भोजन के अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुख गुहिका होती है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है। अब देखिए जब हम अंदर चीज़ें लेंगे तो हमारे जो मुख है, मुख में क्या चीज़ें होंगी, दांतों के प्रकार भी यहाँ पर दिए गए हैं। क्योंकि देखिए जो भोजन हम लोगों के माउथ में जाएगा, मुँह में जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जो दांत होते हैं वो उस भोजन को काटने में मदद करते हैं हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दांतों के प्रकार भी दिए गए हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दांतों के 4 प्रकार कहे जाते हैं। फर्स्ट देखिए जो आता है वो होता है कृंतक या फिर छेदक। ठीक है, कौन सा होता है, तो देखिए सबसे पहला आता है आपका कृंतक या फिर छेदक। तो देखिए कृंतक कौन से होते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें, आपने देखा होगा हमारे मुंह में जो स्टार्टिंग के बिल्कुल एंटर करते जो 4 दांत होते हैं, देखिए नीचे के और ऐसे ही आप लोगों के ऊपर के। ठीक है, तो ये क्या कहलाए जाते हैं, ये होते हैं कृंतक दांत। जो क्या करते हैं, तो देखिए कृंतक दांतों का जो कार्य होता है वो भोजन को पकड़ने, काटने और कुतरने का होता है। इनका मुख्य कार्य भोजन को पकड़ने और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का होता है। तो देखिए जो कृंतक दांत होते हैं उनका कार्य क्या होता है, भोजन को पकड़ना और उसको कुतरना। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कृंतक दांत जो आप लोगों के बिल्कुल फ्रंट में आप लोगों के हंसते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर भेदक या फिर रत्नक दांत। भेदक या फिर रत्नक दांत जो होते हैं, इस रत्नक दांत के कार्य जो होते हैं वो भोजन को चीरने और फाड़ने का होता है। ठीक है, भेदक दांत देखिए कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके रत्नक दांत, जो ये वाले होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा धारदार होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये आपके रत्नक दांत होते हैं जिनकी संख्या 4 होती हैं आपके दांतों में, 2 नीचे और 2 ऊपर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन सा आता है आपका, इसके बाद आता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक दांत कौन से होते हैं, तो देखिए इन अग्रचवर्णक दांतों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। 8 कैसे होती है, तो देखिए 4 नीचे के उसमें होते हैं और 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं। ठीक है, इनमें से देखिए 4 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं और 4 दांत जो होते हैं वो ऊपरी जबड़े में होते हैं। इन अग्रचवर्णक दांतों का जो कार्य होता है वो भोजन को चबाना होता है और भोजन को कुचलकर आपस में मिलाना होता है। तो देखिए अग्रचवर्णक जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, तो देखिए ये जो 4 दांत हैं आपके, ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अग्रचवर्णक होते हैं। ठीक है, अग्रचवर्णक कहे जाते हैं। 8 दांतों की संख्या होती है इनकी, 4 नीचे जबड़े में और 4 ऊपर। और देखिए जो लास्ट आपका होता है वो होता है चवर्णक दांत। इन चवर्णक दांत का कार्य जो होता है वो भोजन को अच्छी तरह चबाने और कुचल कर बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मुंह में बनने वाली लार को भोजन के साथ अच्छी तरह मिलाने का काम होता है। और प्रत्येक जबड़े में 6 की संख्या में होते हैं। तो देखिए प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और ये देखिए एज ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, किस पे, एज ग्रुप पर हमारे डिपेंड करते हैं। तो देखिए 3 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं और 3 ही दांत कहाँ होते हैं, हमारे ऊपर के जबड़े में होते हैं। इन टोटल मिलाकर 32 दांत आपके हो जाते हैं। ठीक है, आपके माउथ में। अब देखिए जो ये लास्ट दांत होते हैं, ये वाले चवर्णक दांत जो होते हैं, ये क्या होते हैं, आपकी एज पर डिपेंड होता है, जिसको हम अक्कड़, इनमें देखिए अक्कड़ दांत भी होती हैं। ठीक है, जो एक एज ग्रुप पर जाकर निकल भी जाती है, नहीं भी निकलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिपेंड करते हैं आपकी एज ग्रुप पर।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। ठीक है, जीभ भी होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो जीभ होती है उसके अंदर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम देखते हैं यहाँ पर भोजन नली। तो देखिए मुख की कंप्लीट बात हो गई है, अब देखते हैं नली, भोजन नली जिसको हम ग्रसिका कहते हैं या फिर आहार नाल कहते हैं। तो देखिए ग्रसिका ईसोफेगस जिसको कहा जाता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी पेशीय नली होती है। ग्रास नली एक खोखली मांसल नली है जो भोजन और तरल पदार्थों को आपके गले से आपके पेट तक पहुंचाती है। ठीक है, तो भोजन नली जो होती है वो क्या करती है, जो भोजन पदार्थ होते हैं, आपके तरल पदार्थ होते हैं, उनको आपके गले से लेकर के आपके जो पेट है वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है अमाशय। अब देखिए जो भोजन वहाँ से जाता है वो कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है। तो देखिए अमाशय में क्या होता है, अमाशय जो होती है वो मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। यह चपटी और जे की आकृति का होता है। ठीक है, तो जो अमाशय होता है देखिए वो कौन सी आकृति का होता है, जे की आकृति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, अमाशय आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है। तो देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो किस में मिलता है, तो अमाशय में होता है, जो आप लोगों को भोजन पचाने में मदद करते हैं। यह अम्ल अमाशय में मौजूद बैक्टीरिया या फिर अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने में भी मदद करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, अमाशय में श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित होते हैं। अमाशय में पाचक रस में स्थित एंजाइम भोजन में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। तो देखिए ये सारी जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये किस में होती है, ये होती है आपके अमाशय में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है छोटी आंत। अब देखिए अमाशय से जो खाना है वो कहाँ पर जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, छोटी आंत जिसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 7.5 मीटर होती है और यह अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ से, तो देखिए जो छोटी आंत होती है वो किस में, यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। देखिए अगर हम पिक्चर में यहाँ पर देखें, देखिए इमेज में अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ से अमाशय में खाना आया, उसके बाद देखिए कहाँ पर स्रावित हो रहा है, ये अग्नाशय और जो यहाँ पर यकृत है, ठीक है, वो किस में होता है, तो देखिए यहाँ पर आता है आपका छोटी आंत में। ठीक है, किस में आता है, छोटी आंत में आता है। तो देखिए ये क्या होता है, ये लिंक होते हैं एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो छोटी आंत है, अब यकृत देखते हैं। ठीक है, जो लिंक होता है आपका छोटी आंत, देखिए यहाँ पर है ना कि यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, छोटी आंत। ठीक है, तो सबसे पहले यकृत देख लेते हैं, यकृत क्या होता है, तो देखिए यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। ठीक है, तो आपने देखा है इमेज में, ये छोटी आंत यहाँ, ये कहाँ है, दाहिने हिस्से में है यहाँ पर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त रस स्रावित करती है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत, जिसमें पित्त रस स्रावित होता है। ठीक है, जो एक थैली में स्रावित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये रस होता है पित्त रस, ये कौन स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है। ये कहाँ एकत्रित होता है, तो वो होता है पित्ताशय में। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है अग्नाशय। तो देखिए पैनक्रियाज अग्नाशय क्या होते हैं, अग्नाशय जो होता है देखिए हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। पेट के, जो आप लोगों का पेट है उसके ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करके सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन शुद्रांत में पहुंच जाता है, जो छोटी आंत होती है उसमें पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है देखिए वो सरल शर्करा को किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है शर्करा को। जो वसा है, वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन किसमें चेंज होता है, एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा अम्ल में, और प्रोटीन जो होती है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है छोटी आंत में अवशोषण किस तरीके से होता है, शुद्रांत में अवशोषण। तो देखिए अवशोषण क्या होता है, तो देखिए पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में
रुधिर वाहिकाओं में जाने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। तो देखिए जो पचा हुआ भोजन होता है वो अवशोषित होकर कहाँ पर जाता है, क्षुद्रांत की रुधिर वाहिकाओं में जाने की प्रक्रिया जो होती है वो अवशोषण कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर दीर्घरोम भी पाए जाते हैं। दीर्घरोम क्या होते हैं, तो देखिए क्षुद्रांत जो छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। पचे हुए भोजन के अवशोषण की तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। देखिए जो दीर्घरोम होते हैं वो क्या करते हैं, जो पचा हुआ भोजन होता है उसके अवशोषण की तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो देखिए दीर्घरोम की मदद से ही क्या होता है यहाँ पर कि जो दीर्घरोम की सतह है वहाँ से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और ये जो भोजन है वो कहाँ पर, रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अब देखिए रुधिर वाहिकाओं में जाने के बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण किसको कहा जाता है, तो देखिए अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका प्रयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रम को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है बड़ी आंत। तो देखिए बड़ी आंत किसको कहते हैं, तो देखिए यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। देखिए छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है, बड़ी होती है, जबकि जो बड़ी आंत है उसकी जो लंबाई है वो सिर्फ 1.5 मीटर लंबी ही होती है। और देखिए जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जल और कुछ लवणों का अवशोषण। अब देखिए आप कहते हैं, आपने सुना होगा कि जल का अवशोषण नहीं होता है, जो पानी हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन पानी होता है कहाँ पर, बड़ी आंत में। ठीक है, तो देखिए जो बड़ी आंत होती है इसका जो मुख्य कार्य होता है वो जल और जो लवण होते हैं उनका अवशोषण करना ही होता है। ठीक है, पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है जिसे निष्कासन एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ से पाचन शुरू हुआ, आपका मुख्य कुहिका से स्टार्ट होता है और कहाँ पर समाप्त हो जाता है, तो देखिए गुदा पर जाकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया गया है वो है जंतुओं में पाचन। तो देखिए जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें पाचन किस तरीके से होता है, तो घास खाने वाले जंतु जैसे कि अगर हम बात करें गाय, भैंस और घास खाने वाले शाकाहारी जंतु। ठीक है, अब देखिए इनमें भी क्या होता है, इनमें देखिए एक अलग चीज़ पाई जाती है जिसके देखिए फर्स्ट जो है यहाँ पर वो है रोमेन। रोमेन क्या होता है, तो देखिए ये जंतु पहले क्या करते हैं, घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो देखिए जो अमाशय का भाग है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, भंडारित करते हैं, यहाँ से खाएंगे एकदम और जो भोजन नली के द्वारा कहाँ जाता है एक जगह स्टोर कर लेते हैं। यह भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, रुमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रथम अमाशय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इन्होंने घास खाई और कहाँ पर स्टोर हुई है, रोमन में स्टोर हुई, जो क्या कहलाता है, प्रथम अमाशय कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है, देखिए जो रूमिनेंट होता है, रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में वर्गीकृत होते हैं। पहला देखिए, पहला होता है रुमेन में आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। देखिए फर्स्ट क्या करते हैं, देखिए जो जानवर होते हैं वो जुगालते हैं, आपने देखा होगा मुंह से यहाँ से, ठीक है, जुगालता है और ये कहाँ जाके स्टोर होते हैं, रोमेन में स्टोर होते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है वो होता है, परंतु देखिए बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख होता है मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रुमेंथन जुगाली करना कहते हैं। आपने देखा होगा जब जानवर बैठे हुए होते हैं तो वो अपने माउथ को चलाते रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चलाते रहते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये प्रक्रम जो होता है वो क्या कहलाता है, तो देखिए ये प्रक्रम कहलाता है रुमंथन, जिसको हम बोलते हैं जुगाली करना। ठीक है, मतलब पहले तो उन्होंने स्टोर किया सारा का सारा जो अपचित भोजन है वो कहाँ, अमाशय में जाता है इनके। उसके बाद क्या करते हैं, ये इसको पुनः मुख में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, ऐसे जंतु रुमिनेंट या फिर रुमंथी कहलाते हैं। ठीक है, ये जो जंतु होते हैं क्या कहलाते हैं, रुमंथी कहलाते हैं। अब देखिए घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रुमिनेंट जंतु जैसे पशु या फिर हिरण आदि जंतु ही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो सेलुलोज का पाचन होता है वो सारे जंतु मनुष्यों में नहीं होता। ठीक है, किसी किसी में ही होता है। नेक्स्ट देखिए, जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांत या फिर बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ कुछ जीवाणुओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये अंधनाल होती है जिसमें क्या होता है, जो भोजन में जो सेलुलोज होता है उसका पाचन कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, अमीबा। देखिए
अमीबा और देख लेते हैं अमीबा पे किस तरीके से होता है। देखिए अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। देखिए आपने देखा होगा अमीबा इस तरीके का होता है जो अपनी आकृति चेंज करता रहता है। ठीक है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक भी पाया जाता है। इसके अलावा देखिए जो अमीबा होता है देखिए निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। पादाव जिसको हम कृत्रिम पाँव कहते हैं जिससे ये गति करते हैं एवं अपना भोजन पकड़ते हैं। तो देखिए ये होता है इनके पादाव जिसके कारण ये क्या करते हैं अपनी जो गति है उसको रखते हैं और अपना जो भोजन है वो पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अमीबा की प्रक्रिया थी इसमें। अब देखिए जो ये चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं उसको देख लेते हैं ब्रीफ में। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखिए दिया गया है जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन, अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल, स्त्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, जिनमें से फर्स्ट देखिए आती है मुख गुहिका, सेकंड आती है ग्रसिका, थर्ड आता है अमाशय, शुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय में समाप्त होती है, तथा फिफ्थ जो सिक्स्थ आता है वो होता है गुदा। पाचक रस स्त्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी है? लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। अमाशय की भित्ति और शुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्त्रावित करती है। नेक्स्ट देखिए विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न हैं। कैसे? तो देखिए फर्स्ट देखिए पोषण एक जटिल प्रक्रम होता है जिसमें पहला अंतर्ग्रहण आता है, फिर पाचन होता है, अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और लास्ट में होता है निष्कासन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर हम डाइजेशन करते हैं, उसके बाद अवशोषण होता है चीज़ों का, फिर स्वांगीकरण होता है और लास्ट में निष्कासन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। देखिए प्रोटीन का अगर हम पाचन की बात करें वो कहाँ से प्रारंभ होता है, अमाशय से प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशिक स्राव एवं शुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन शुद्रांत से पूरा हो जाता है। देखिए छोटी आंत से कंप्लीट होता है। जल और कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं, मतलब बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए जो बिना पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है जिनका अवशोषण नहीं हो पाता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमेंथी कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रोमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते रहते हैं। ठीक है, लास्ट है देखिए यहाँ पर अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्यधानी में होता है। ठीक है, तो देखिए जो अमीबा होता है, अमीबा का जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो पदाव की सहायता से होता है, जो पादाव होते हैं उसके। ठीक है, उसके बाद जो पाचन होता है वो खाद्यधानी में होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर थे इसमें जो भी आप लोगों का पाचन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, इसके अलावा पोषण न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करा दी है। देखिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो परिवर्तन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, और आने वाले एग्जाम के लिए जो देखिए मेन वैकेंसी होती है वहाँ पर भी ये टॉपिक आप लोगों का पूछा जाता है। तो इसीलिए चीज़ों को अच्छे से करिए। जब आप लोगों के नोट्स अच्छे से होंगे तो देखिए क्वेश्चंस आप लोग आराम से लगा पाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी के नोट्स अच्छे से पढ़िए, काफ़ी चीज़ों में यूज़फुल होंगे आप लोगों के। ज़रूरी नहीं है कि देखिए सीटेट आप लोग कर लेंगे, उसके बाद सुपर टेट भी आगे आने वाला है। ठीक है, सुपर टेट भी आएगा, केवीएस की वैकेंसी, सब में ये टॉपिक आप लोगों के आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। ऐसे ही 2 से 3 चैप्टर हम लोग डेली क्लासेस में करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करें। ठीक है, तो अपनी थ्योरी को रिकॉल करते रहिए पीछे, और जो आप लोगों के टॉपिक होते जा रहे हैं उनको अच्छे से करिए जिससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।